नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम गोदान उपन्यास से जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर उपस्थित हैं। आज के वीडियो में प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए लगभग सभी प्रश्नों को संकलित किया गया है, जो कि आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेमचंद के मूल नाम के संबंध में। तो इनके बचपन का नाम धनपत राय था। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस में 4 मील दूर लम्ही नामक गांव में हुआ था। यह प्रश्न 2009 में छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछा गया है। गोदान का प्रकाशन वर्ष 10 जून 1936 को माना जाता है। हालांकि कुछ क्वेश्चन पेपर्स में 1935-36 भी विकल्प में देखा गया है, जैसा कि 2018 का झारखंड पीजीटी के पेपर में, लेकिन गोदान का प्रकाशन वर्ष 1936 ही माना जाता है। अब आते हैं गोदान के पात्रों पर। तो गोदान में पात्र मुख्य रूप से 2 भागों में बटे हुए हैं। एक हैं ग्रामीण पात्र और दूसरे हैं शहरी पात्र। ये सभी पात्र महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आजकल एग्जाम्स में बहुत से प्रश्न पात्रों से भी पूछे जाते हैं, तो आपको सभी पात्रों के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। ग्रामीण पात्रों में सबसे पहले आता है होरी, जो कि उपन्यास का नायक है। यह जाति का महतो यानी कुर्मी है। भारतीय किसानों का प्रतिनिधि है। यह गाय पालने की इच्छा रखता है। कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाला है। राय साहब के प्रति श्रद्धा भाव है इसके मन में। यह संयुक्त परिवार का पक्षधर है। परंपरागत विचारों और मान्यताओं का समर्थक भी है। अगली मुख्य पात्र है धनिया, जो कि उपन्यास की नायिका है और होरी की पत्नी है। यह सामाजिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह का भाव रखती है। क्रोध भावना से युक्त है, निर्भीक है, ईमानदार, हाजिर जवाब और नारीत्व के गुणों से युक्त है। अगला पात्र है गोबर, जो कि होरी का पुत्र है। यह नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। प्राचीन मान्यताओं और विश्वासों का विरोधी है। राय साहब के प्रति आक्रोश का भाव है इसके भीतर। बिरादरी एवं पंचायत में विश्वास नहीं रखता। संयुक्त परिवार में इसकी आस्था नहीं है और यह जुनिया का पति है। पंडित दातादीन, यह मातादीन का पिता है। इसकी अवस्था 70 वर्ष है। यह सेमरी गांव में पशु चिकित्सक का आचार्य है। यह स्वार्थी स्वभाव का है, इधर की बात उधर करने वाला है। प्रेमचंद ने इसे उपन्यास में गांव का नारद कहा है। अगला पात्र है मातादीन। यह दातादीन का पुत्र है। यह रसिक स्वभाव का है और यह सीलिया का प्रेमी है। लाला पटेश्वरी गांव का पटवारी है। झिंगुरी सिंह महाजन है और गंडा सिंह थानेदार है। मंगरू शाह, जो कि गांव का एक धनी व्यक्ति है, इसने होरी की ऊख को 150 रुपये में अपने नाम पर नीलाम किया था। आगे आता है रामसेवक महतो। यह होरी की पुत्री रूपा का पति है, जो कि होरी से केवल 2 वर्ष छोटा था आयु में। मुन्नू या लल्लू, यह गोबर का बड़ा पुत्र था जिसकी मृत्यु हो जाती है। मंगल, यह गोबर का दूसरा बेटा है। रामू मातादीन और सीलिया का पुत्र है। और भोला, यह जुनिया का पिता है और इसी से होरी ने गाय खरीदी थी। अगली महत्वपूर्ण पात्र है झुनिया। यह भोला की विधवा पुत्री है और यह गोबर से पुनर्विवाह करती है। नोखेराम राय साहब का कारकुन है। दुलारी सहुआइन गांव में तेल और तंबाकू की दुकान चलाती थी। नोहरी भोला की दूसरी पत्नी है। गिरधर ऊख का व्यापारी है। खमीरा होली के अवसर पर गोबर के घर ऊख लेने वाला है। मथुरा होरी की छोटी बेटी सोना का पति है। कौशल्या दुलारी सहुआइन की पुत्री है। बिंदेश्वरी बटेश्वरी का पुत्र है। धन्ना चमार, यह दातादीन के यहाँ बैलों को हाँकता था। हीरा होरी का छोटा भाई है जिसने होरी की गाय को जहर दिया था। पुनिया हीरा की पत्नी है। इसके अलावा सोना, रूपा, कांता जंगी, बिसेसर साहा, दमड़ी बंसौर, पुन्नी, ध्यान सिंह आदि पात्र भी महत्वपूर्ण हैं। अब शहरी पात्रों की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं मिस्टर मेहता। ये दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। राय साहब के सहपाठी हैं।
दर्शन ग्रंथ के रचयिता हैं, स्त्रियों के सामने बोलने में संकोच करने वाले हैं, विवाह को सामाजिक समझौता मानने वाले और काम में आस्था रखने वाले हैं। और ये प्रेमचंद के विचारों के संवाहक बनकर उभरे हैं। अगली मुख्य पात्र है मालती। इसने इंग्लैंड में डॉक्टरी की है। यह नए युग की साक्षात प्रतिमा है। यह विचारशील भी है। सरोज और वरदा ये दोनों मालती की बहनें हैं। राय साहब ये सेमरी गांव के जमींदार हैं। ये शोषणकारी सामंतवादी व्यवस्था के प्रतीक हैं। कुंवर साहब इनका नाम दिग्विजय सिंह है। ये विलासी और भोगी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। श्याम बिहारी तनखा यह वकील है। मिर्ज़ा खुर्शीद ये काउंसिल के मेंबर हैं। खन्ना ये बैंक मैनेजर हैं। ओमकार नाथ ये बिजली पत्र के संपादक हैं। गोविंदी खन्ना की पत्नी है। मीनाक्षी और रुद्रपाल सिंह ये राय साहब के पुत्र और पुत्री हैं। पात्रों के बाद आती है उपन्यास में घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं, जो कि उपन्यास के केंद्र में उपस्थित हैं और जिनके माध्यम से ही पूरे उपन्यास के कलेवर को आसानी से समझा जा सकता है। उपन्यास की महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं। होरी का मेहनतकश किसान जीवन और गाय खरीदने की इच्छा होना। अगला बिंदु है होरी द्वारा पंच और साहूकारों का अत्यधिक सम्मान करना और धनिया का उसके स्वभाव से विपरीत होकर उसका विद्रोह करना। अगला बिंदु है साहूकारों द्वारा गांव के किसानों और मजदूरों का शोषण करना। अगला बिंदु है राय साहब और उनकी मंडली खन्ना, ओमकार नाथ आदि की कथा का वर्णन। अगला है मेहता और मालती की कहानी का बताना। अगला बिंदु है गोबर और झुनिया के प्रेम प्रसंग पर। उससे अगला है होरी के छोटे भाई हीरा द्वारा उसकी गाय को जहर देना। अगला है मिस्टर मेहता और मालती का एक साथ शिकार पर जाना। अगला है मेहता की दार्शनिक बातों से सभी का प्रभावित होना। अगला है मेहता का वुमेन लीग में भाषण देना। अगला बिंदु है गोबर का शहर में जाने के उपरांत विचारों में परिवर्तन के साथ शोषण एवं अत्याचार का विरोध करना। अगला बिंदु है मातादीन और सीलिया का प्रेम प्रसंग, अंततः मातादीन द्वारा सीलिया को स्वीकार करना। अगला है मिस्टर खन्ना और गोविंदी के बीच मनमुटाव। अगला बिंदु है गोबर के माध्यम से शहरी और ग्रामीण जीवन के बीच का तनाव दर्शाना। आखिरी पॉइंट है शोषण एवं अत्याचार का सामना करते हुए अंत में कथानायक होरी की मृत्यु हो जाना। अब आते हैं उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो देखिए, यह उपन्यास आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास है। इसकी जो कथा है यह कृषक जीवन से संबंधित है और यह क्वेश्चन जीडीसी 2017 में पूछा गया है। इस उपन्यास में वर्ग वैषम्य और वर्ग चेतना को दिखाया गया है। यह प्रश्न 2009 के यूपी पीजीटी में पूछा गया था। इस उपन्यास में सेमरी और बेलारी दो गांवों को केंद्र में रखकर कथा लिखी गई है। इन दोनों गांवों के बीच 5 मील की दूरी थी। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट 2020-21 में 2 बार पूछा गया है, तो आप इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला तथ्य है कि होरी के पास 5 बीघा ज़मीन थी और उसने भोला से 80 रुपये में गाय खरीदी थी। होरी का जो आयु से संबंधित जो बिंदु है यह विवादास्पद है, क्योंकि उपन्यास में स्पष्ट रूप से होरी की आयु को नहीं बताया गया है। होरी और धनिया के विवाह को लगभग 20 वर्ष हो चुके थे। आगे देखिए कि होरी और धनिया की 6 संतानें हुई थीं, जिनमें से केवल 3 संतानें जीवित थीं, जिसमें गोबर जिसकी आयु 16 वर्ष, सोना जो कि 12 और रूपा जो कि 8 वर्ष की थी। अगला फैक्ट आरपीएससी 2014 के क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है कि क्यों गोदान को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है। क्योंकि इसमें भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण है, सामान्य आदमी की अच्छाइयों का विवेचन है और इसमें भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है। लास्ट पॉइंट है कि गोदान में कुल 36 प्रकरण हैं और इस उपन्यास में होरी और धनिया के परिवार के माध्यम से भारत की संस्कृति को सजीव और साकार पाया जाता है।
अब हम बात करते हैं गोदान के बारे में कहे गए आलोचकों के प्रमुख कथनों के बारे में। तो पहला कथन है डॉक्टर गोपाल राय का कि गोदान में ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का प्रतिनिधित्व और सर्वथा विश्वसनीय चित्रण हुआ है। गोदान लोमहर्षक त्रासदी है। दूसरा कथन रामदरस मिश्र का है कि गोदान कृषक जीवन का औपन्यासिक दस्तावेज है। तीसरा कथन डॉक्टर शंभुनाथ का है, 20वीं शताब्दी के भारत का जितना व्यापक यथार्थवादी चित्र गोदान में है, अन्य किसी कलाकृति में नहीं। गोदान को पढ़ने का मतलब है भारत के वर्तमान और भविष्य को पढ़ना। चौथा कथन डॉक्टर गोपाल राय का है, गोदान ग्राम जीवन और संस्कृति को उसकी संपूर्णता में प्रस्तुत करने वाला अद्वितीय उपन्यास है। पांचवा कथन लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है, गोदान नवयुग का प्रथम गंभीर उद्घोष है। छठा कथन लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी का है, दोबारा, गोदान से पहले और उसके बाद शायद कोई दूसरा उपन्यास नहीं मिलता जिसमें परतंत्र भारत के टिपिकल किसान का इतना सजीव चित्रण हुआ हो। सातवां कथन है, गोदान उपन्यास में गांधी एवं मार्क्स को जैसे प्रेमचंद ने फेंटकर मिलाया हो। यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। अगला कथन है, गोदान भारतीय जीवन का विराट चित्र है। यह नलिन विलोचन शर्मा जी का कथन है। अगला कथन है, गोदान की प्रमुख समस्या ऋण की समस्या है। यह रामविलास शर्मा जी का कथन है। 10वां कथन है, गोदान कृषि संस्कृति के ध्वंस की यथार्थ कहानी है। यह कथन कमल किशोर गोयनका का है। अगला कथन है, गोदान कृषि संस्कृति का शोक गीत न होकर करुण महाकाव्य है। यह कथन नलिन विलोचन शर्मा का है। अगला कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है, प्रेमचंद के सभी उपन्यासों के कथन जटिल हैं। गोदान जैसे यथार्थवादी उपन्यास में भी नगर कथा ठूंस ठांस बन जाती है। स्थान स्थान पर पैबंद और भी हैं। अगला कथन गोदान महाजनी सभ्यता का भाष्य है। यह गिरिराज किशोर का कथन है। अगला कथन गंगा प्रसाद विमल का है कि गोदान सच्चे अर्थों में भारतीय ग्राम इकाई एवं नगर इकाई का महाकाव्य है। अगला कथन डॉक्टर नगेंद्र का है कि गोदान कृषक संस्कृति का महाकाव्य है। आगे है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार प्रेमाश्रम, कर्मभूमि और गोदान उपन्यास हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की बृहत्त्रयी है। यह प्रश्न छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा गया है। आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, उस व्यवस्था का संकेत मेहता और मालती के संबंध के माध्यम से किया गया है। इस संबंध की तात्कालिक रूपरेखा को मालती के इस कथन में देखा जा सकता है कि नहीं मेहता, मैं महीनों से इस प्रश्न पर विचार कर रही हूँ और अंत में मैंने यह तय किया है कि मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। दरअसल यहाँ प्रेमचंद मेहता और मालती के पात्रों के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करते हैं, जिसमें कि विवाह एक बोझिल बंधन न बनकर रह जाए। अगला कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ है। 19वें पॉइंट से पात्रों के कुछ कथनों को बताया गया है जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। छोटे बड़े भगवान के घर से ही बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। यह कथन होरी का है। अगला है, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। यह कथन मेहता और मालती के मध्य का है। अगला कथन है कि बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह कथन धनिया का है। अगला कथन है, मालती बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी है। यह कथन प्रेमचंद अर्थात लेखक का है।
अगला कथन देखिए, मैं तो भगवान को साक्षी रखकर कहता हूँ, जो मैंने कभी किसी और की ओर ताका हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण भी मन से न उतरती थी। यह कथन गोबर से झुनिया का है। अगला कथन है, विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है और न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं और समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। यह कथन मेहता का है। अगला कथन मालती का है, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ कोई स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। इस वीडियो का आखिरी और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गोदान उपन्यास के अंत में धनिया दातादीन से कहती है कि महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे इनका गोदान है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। आज के लिए आप सभी को अलविदा।